इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 4 मई 2025 का। इसका पहला प्रश्न है, किस बैंक ने देश भर के 26 बंदरगाहों पर आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के साथ साझेदारी की? ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी, पंजाब नेशनल बैंक, सी, बैंक ऑफ बड़ौदा, या डी, आईसीआईसीआई बैंक। किसने किया ये साझेदारी? तो इसकी साझेदारी किया है किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने, यानी कि एसबीआई ने। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने 8 भारतीय सीमावर्ती राज्यों में 26 भूमि बंदरगाहों पर व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण यानी कि LPAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य सीमा पर व्यापार और यात्री आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना और विदेशी मुद्रा, बीमा और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसी सेवाएं प्रदान करना है। बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करना है। यह रणनीतिक कदम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से जुड़ने वाली सीमा चौकियों पर व्यापार क्षमता बढ़ाकर सुचारू वित्तीय संचालन सुनिश्चित करने के विकसित भारत 2047 के तहत आर्थिक विकास के भारत के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकासशील देशों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में कौन शामिल हुआ है? ए, कुमार मंगल बिरला, सी, सुनील मित्तल, सी, मुकेश अंबानी, या डी, नंदन नीलेकर्णी। कौन शामिल हुआ इसमें? तो इसमें शामिल हुआ है ये सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन बी। भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन कौन है? भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को 24 अप्रैल 2025 को शुरू की गई अपनी नई पहल के तहत विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला यानी कि पीएसआईएल में शामिल किया गया है। पीएसआईएल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मित्तल का शामिल होना वित्तीय और विनियामक बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से वैश्विक निवेश नीतियों को आकार देने में भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। उनकी भूमिका निजी उद्यम के माध्यम से सतत विकास के पीएसआईएल के मुख्य उद्देश्य के साथ रेखांकित होकर संरेखित होकर उभरते बाजारों में यह रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में योगदान देगी। अगला प्रश्न है, भारत में कार्बापेनम प्रतिरोध ग्राम नेगेटिव, ठीक है, यानी CRGN संक्रमण वाले कितने प्रतिशत रोगियों को उचित एंटीबायोटिक उपचार मिला? इसके लिए कार्बापेनम प्रतिरोध ग्राम नेगेटिव संक्रमण वाले कितने प्रतिशत रोगियों को उचित एंटीबायोटिक उपचार मिला? ए, 7.8%, बी, 6.9%, सी, 10.4%, या डी, 3.5%। तो उपचार कितने लोगों को मिला? ये उपचार मिला है ये 7.8% लोगों को उपचार मिला है। - 2019 में कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमण से पीड़ित भारत के केवल 7.8% रोगियों को सही एंटीबायोटिक उपचार मिला। यह कम प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करता है।
विशेष रूप से नैदानिक प्रशिक्षण, मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल और एंटीबायोटिक बता। द लेसेंट इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज। द लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि भारत का प्रदर्शन 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के 6.9% के औसत से थोड़ी ही बेहतर है। भारत में लगभग 10 लाख CRGN मामले और 1 लाख से भी कम उचित उपचार होने के कारण यह परिणाम लगभग 3.5 लाख रोके जा सकने वाली मौतें थी। ठीक है, जो प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं और मजबूत प्रबंधन कार्यक्रमों तक बेहतर पहुंच की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। अगला प्रश्न, विश्व का तीसरा सबसे गहरा बिंदु इंडियन द्वीप। विश्व का तीसरा सबसे गहरा बिंदु इंडियन द्वीप किस देश की खाई में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी फिलीपींस या डी पपुआ न्यू गिनी। किस देश में स्थित है? किस देश की खाई में स्थित है? यह क्या है? डी ये कहाँ पे है? फिलीपींस। फिलीपींस देश की खाई में स्थित है। इंडियन द्वीप, जिससे गैलाथिया द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक संकीर्ण और गहरी समुद्री खाई यह फिलीपींस ट्रेंच में स्थित है। फिलीपींस खाई में स्थित है। यह खाई भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जो टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण के कारण अक्सर भूकंप का अनुभव करता है। इसे सबसे पहले 1927 में जर्मन सागर या जर्मन जहाज इंडेल द्वारा खोजा गया था और बाद में 1951 में डेनिश जहाज से गैलाथिया द्वारा अधिक विस्तार से खोजा गया था। फिलीपींस ट्रेंच एक उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक विशेषता है जो इंडियन द्वीप दुनिया के सबसे गहरे बिंदुओं में से एक है। अगला प्रश्न, किस देश ने क्रायोस्टेट और संबंधित बुनियादी ढांचे में दान देकर ITER परमाणु संयंत्र परियोजना की मुख्य चुंबक प्रणाली में पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये भारत ने, बी चीन ने, सी जापान ने या डी रूस ने। तो किसने मुख्य भूमिका निभाई है? महत्वपूर्ण भूमिका ये भारत ने। भारत ITER अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जिसने इसके मुख्य चुंबक प्रणाली को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें क्रायोस्टेट भी शामिल है, एक विशाल वैक्यूम इंसुलेटेड स्टील चैम्बर जो संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस वैश्विक परमाणु संयंत्र पहल के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में भारत के प्रयासों की तकनीक ऊर्जा अनुसंधान में इसके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करते हैं। यह योगदान न केवल परमाणु संयंत्र के माध्यम से कार्बन मुक्त ऊर्जा प्राप्त करने के ITER के लक्ष्य का समर्थन करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं और सतत वैज्ञानिक उन्नत के प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु प्रेरित वाष्पीकरण के कारण किस अंतर्देशीय जल निकाय का जल स्तर वर्ष 2100 तक 21 मीटर तक कम हो जाने का अनुमान है, जिससे जैव विविधता और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है? ए अराल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी बैकाल झील या डी मृत सागर। ठीक है, तो कौन सही है? ठीक है, ये कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय और एक टेक्टोनिक झील कैस्पियन सागर बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण जल स्तर में भारी गिरावट का सामना कर रहा है। वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के बावजूद इसके
5 से 10 मीटर नीचे गिरने की उम्मीद है और सदी के अंत तक 21 मीटर तक गिर सकता है। यह लुप्तप्राय कैस्पियन झील और गंभीर रूप से लुप्तप्राय बेलुगा स्टर्जन जैसी अनूठी प्रजातियों के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके अलावा बंदरगाहों, हाइड्रोकार्बन साइटों और सार्वजनिक स्वास्थ्य को दूषित समुद्री जल के तल के संपर्क में आने के कारण जोखिम है, जो अरब सागर क्षेत्र में देखे गए विश्व के विनाशकारी परिणामों को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2 मई 2025 तक भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए एयर मार्शल संदीप सिंह को, बी एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को, सी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को, या डी एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी को। इसको ये नियुक्त किया गया, ये नरदेश्वर तिवारी को, एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया इसके उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में 2 मई 2025 तक। एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी को 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 3600 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव और एवीएसएम वीएम जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों वाले एक अनुभवी अधिकारी, वे अपनी नई भूमिका में गहन परिचालन और रणनीतिक विशेषज्ञता लेकर आए हैं। उनके करियर में कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान, एलसीए तेजस कार्यक्रम में नेतृत्व और पेरिस में एयर अताशे के रूप में नई सेवा शामिल है। लगभग 4 दशकों के करियर के साथ उनकी पदोन्नति, आधुनिकीकरण और अनुभवी नेतृत्व आईएएफ के रणनीतिक फोकस को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, T20 मुंबई लीग 2025 के लिए शोभा मुंबई फाल्कन्स का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? ए सचिन तेंदुलकर को, बी राहुल द्रविड़ को, सी कपिल देव को, या डी सुनील गावस्कर को। किसको नियुक्त किया गया है? इसको तो नियुक्त किया गया है कपिल देव को। ठीक है, महान क्रिकेटर है कपिल देव। भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान और महान क्रिकेटर कपिल देव को T20 मुंबई लीग 2025 में नई फ्रेंचाइजी शोभा मुंबई फाल्कन्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य लीग के तीसरे संस्करण से पहले टीम की दृश्यता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है, जो 26 मई से 8 जून तक वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया जाए। कपिल देव का जुड़ाव बहुत प्रतिष्ठा लाता है और क्रिकेट प्रशंसकों को भारतीय क्रिकेट की विरासत से जोड़ता है। साथ ही उनकी सलाह और प्रचारात्मक उपस्थिति के माध्यम से भारत में घरेलू T20 लीग के विकास का समर्थन भी करता है। अगला प्रश्न है, मीडिया क्षेत्र में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए वेब्स 2025 कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल मीडिया डायलॉग यानी कि GMD की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए जापान, बी रूस, सी भारत, या डी यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है भारत। कौन सा? भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। भारत पहली बार मुंबई में वेब्स 2025 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वैश्विक मीडिया संवाद यानी ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी कर रहा है, जो वैश्विक मीडिया और मनोरंजन कम्युनिटी में इसके बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस संवाद 60 से अधिक देशों की भागीदारी शामिल है, जिसमें यूके, जापान और रूस जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल है, प्रमुख देश शामिल है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीति संरेखन, सामग्री नवाचार, प्रतिभा विनिमय और वेब्स घोषणा के शुभारंभ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह भारत के वैश्विक मंच में एक प्रमुख मीडिया केंद्र के रूप में स्थापित करता है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच
1960 की सिंधु जल संधि यानी कि IWT किस संगठन ने कराई थी? ए संयुक्त राष्ट्र में, बी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, सी एशियाई विकास बैंक ने, या डी विश्व बैंक ने। किसने कराया था इसको? इसकी संधि कराई थी ये विश्व बैंक ने। किसने कराई थी इसकी संधि? ये विश्व बैंक ने कराया था, वर्ल्ड बैंक। 1960 की सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। इसके भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज पर विशेष अधिकार आवंटित किए और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पर नियंत्रण दिया, जबकि भारत को पश्चिमी नदियों के सीमित गैर उपयोग की अनुमति दी। यह संधि दुनिया के सबसे अस्थायी जल बंटवारा समझौतों में से एक। दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद संधि अपनी मजबूत कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के कारण काफी हद तक दृढ़ रही है, जिसमें विश्व बैंक ने इसके निर्माण और निरंतर निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, जिनेवा में 2025 BRS सम्मेलन के दौरान स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत भारत ने किस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया? कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाया, उसका विरोध किया। ए एंडोसल्फान, बी क्लोरोपायरिफॉस, डी अट्राजिन, डी DDT। किसका विरोध किया है? ये विरोध किया है किसका? ये तो इसका विरोध किया है क्लोरोपायरिफॉस का विरोध किया है, इसका प्रतिबंध लगाता, लेकिन इसका विरोध किया है भारत ने। भारत में 1977 से व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक क्लोरोपायरिफॉस जिनेवा में 2025 BRS सम्मेलन के दौरान वैश्विक बहस का केंद्र बन गया, जबकि कई देशों ने न्यूरोलॉजिकल क्षति, विकास संबंधी मुद्दे और कैंसर जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़े होने के कारण स्टॉकहोम कन्वेंशन का अनुलग्न के तहत इसे शामिल करने का समर्थन किया। भारत ने प्रतिबंध का विरोध किया। देश ने तर्क दिया कि उपयुक्त विकल्पों के बिना क्लोरोपायरिफॉस के हटाने से खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन, विशेष रूप से चावल, कपास और गन्ने जैसे प्रमुख फसलों को लिए जोखिम पैदा होगा। यह पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय कृषि आवश्यकताओं के बीच चल रहे वैश्विक तनाव को दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, डेज देख लेते हैं, दिन देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है, 4 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन और विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है, मई का पहला रविवार। थैंक यू, धन्यवाद।